स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों एक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और फर्स्ट ईयर की क्लास है और अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। ये 9वीं क्लास है। इसके पहले मैंने 8 क्लास करवा दिया है। यदि आप लोग 8 क्लास नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए। इसकी प्लेलिस्ट बनी है सुरक्षा सावधानियाँ के नाम से, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन। आप लोग ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे थे इनको जरूर नोट्स करिएगा, क्योंकि दोबारा पढ़ने के लिए या एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने के लिए वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप नोट्स बनाए हो, नोट्स से ही दोबारा रिवीजन कर सकते हो। इसी तरह सेकेंड ईयर की चल रही इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की चैप्टर का नाम है डीसी जनरेटर। इसी तरह का फिटर के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चल रहा है, वेल्डर की क्लास चल रही है। तो आप लोग कोई भी एक ट्रेड से हो, जिस ट्रेड से हो, तो आप लोग वीडियो देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो कल मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिया था। यदि आप लोग 20 क्वेश्चन नहीं अटेंड किए तो आप जरूर अटेंड करिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन आपके आगे आने वाले जो एग्जाम है उस एग्जाम में जरूर पूछिएगा। ठीक, इन 20 क्वेश्चन की मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज अपन 21वां नंबर क्वेश्चन से चालू करते हैं। यानी 21वां नंबर क्वेश्चन क्या रखा गया है, आइए आपको दिखा देते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। हम लोग कल कार्यशाला यहाँ तक 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे। आज चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन पे। जैसे 21वां नंबर क्वेश्चन है, नहीं ये जो क्वेश्चन है 1 लाइन 1 है, इसके बाद फिर क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। अब इसमें से 1 लाइन 1 मैंने दिया है कि लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली अग्नि ए के अंतर्गत आती है। यानी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लकड़ी है, कागज है, कपड़ा है, जूट है, इससे लगने वाली आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? आप बताओ क्लास ए के अंतर्गत आती है। ठीक, इसी तरह एलपीजी से लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? यानी गैस से लगी आग आप बताओगे क्लास सी प्रकार की आती है। इसी प्रकार पेट्रोल डीजल से लगी आग कौन सी क्लास में आती है? तो आप बताओगे क्लास बी प्रकार की आती है। इसके पूरे मैंने वीडियो बना दिया था या क्लास करवा दिया था, आप लोग इसके पीछे वाले क्लासों में जरूर देखिए। आग कितने प्रकार की होती है, आग से रिलेटेड सारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की तेल, पेट्रोल, डीजल आदि से लगने वाली अग्नि को बुझाने के लिए झाग वाले तथा कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि जो मिट्टी के तेल हैं, डीजल हैं, पेट्रोल हैं, यानी जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, इसमें यदि आग लगती है तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम लोग ये जो झाग वाले यंत्र हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का यूज करके हम लोग इस प्रकार की आगों को कंट्रोल करते हैं। और यहीं पर इसका देखा जाए तो लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट से लगी आगों को बुझाने के लिए हम लोग शीतल जल यानी पानी का उपयोग करते हैं सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए रेत का प्रयोग किया जाता है। मैंने करवाया भी था कि विद्युत से लगी आग जो होती है उसको हम लोग बुझाने के लिए रेत का प्रयोग करते हैं। और मैंने रेत दिखाया भी था कि सूखी रेत की बाल्टियाँ होती हैं, उसको हर एक वर्कशॉप पे हर जगह रखा जाता है, ताकि जब आग लगे तो उस आग को हम लोग इसी रेत की बाल्टियाँ से उस आग को बुझा सकते हैं। सूखी ड्राई रेत होती है, आप लोग ये देखे होंगे पेट्रोल पंप वगैरह पे जहाँ बिजली बनती है वहाँ पे भी लगे होते हैं। बाल्टियों से भारी रेत को हम लोग रखे रहते हैं, जैसी आग लगेगी हम लोग रेत को फेंक कर आग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आती है जब बिजली से लगी आग होती है, उसको बुझाने के लिए सूखी रेत का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, CCl का पूरा नाम, यानी मैंने बताया भी था CCl का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो कि एक अग्निशामक के रूप में उपयोग करते हैं। CCl यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फुल फॉर्म है CCl का। ये एक प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है और इसका हम उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है 25वां नंबर क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट की तनुगंधक अम्ल से क्रिया कराने पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन के रूप में उत्पन्न होता है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की तनुगंधक अम्ल से क्रिया कराते हैं, तनुगंधक यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनती है। यानी जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को
तनुगंधक अम्ल से जब क्रिया यानी मिक्स कराते हैं, उसमें जब क्रिया होने लगती है तो उस पर गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, व्यक्ति के अधिक खून बहने की दशा में घाव को दबाना चाहिए जिससे खून का बहाव कम हो जाए। मैं बताया था किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है, मांस जल जाती है, छाले पड़ जाते हैं, उसके शरीर से ब्लड निकलने लगता है। जब ब्लड निकलता है या खून निकलना चालू हो जाता है तो उसको घाव को दबाना चाहिए जिससे ब्लड कम से कम निकल पाए शरीर से हमारे, ठीक, जिससे खून का बहाव कम हो जाए। नेक्स्ट है 27वां नंबर क्वेश्चन, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होता है। हम लोग देखे होंगे, अपन लोग जब नहाने जाते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा प्रतिरोध होता है शरीर का उस टाइम पे कम हो जाता है। इसीलिए गीली शरीर पर यदि हम भीगे हुए हैं, गीले हैं, तो हमें करंट का झटका ज़्यादा लगता है। देखे होंगे हम लोग गीले हाथों से स्विच को ऑन ऑफ नहीं करते क्योंकि उस टाइम पर रजिस्टेंस की मात्रा कम होती है जिसके कारण हमें करंट का झटका ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेजिस्टेंस का मान कौन सी अवस्था में कम होता है, ज़्यादा होता है, तो आप बताओगे कि गीले भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कम होता है और सूखे हुए शरीर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। यानी इसीलिए हम लोग सूखे हुए काम करते हैं, गीला कपड़ा पहन के काम नहीं करते, सूखे स्लीपर पहनते हैं, जूता पहनते हैं, इसीलिए ताकि हमारा रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा रहे और हमें करंट ना मारे। यदि हम गीले हो जाएंगे, हमारी शरीर भीगी जाएगी तो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट का झटका ज़्यादा लगेगा। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर, विद्युत झटका लगे व्यक्ति को चाय, पानी, कॉफ़ी आदि पेय पदार्थ नहीं पिलाने चाहिए। क्या होता है जब गांव वगैरह में जब किसी को करंट लगता है ना तो उस टाइम पे सभी लोग उसको एक गिलास पानी दे देंगे या दूध दे देंगे या चाय पिलाने लगेंगे, कॉफ़ी पिलाने लगेंगे, मगर ये गलत है। ये नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति से एक्सीडेंट हो गया है, जिस व्यक्ति को करंट का झटका लग गया है, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पानी, चाय, कॉफ़ी आदि पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। ये चीज़ों को ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट है 29 नंबर, प्राथमिक उपचार बॉक्स में बर्नार्ड, डेटॉल, बीटाडीन रखी जाती है, ट्यूब आदि दवाएं। आप देखे होंगे फर्स्ट एड जहाँ पे दवाई का एक बक्सा बना होता है हर एक कंपनी पे, वहाँ पे कम से कम बर्नाल होनी चाहिए, डेटॉल होनी चाहिए, बीटाडीन होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए। ये चीज़ कम से कम हो कि तत्काल पे हमारे हाथों में, उंगली में कहीं से ब्लड निकल रहा, कहीं भी चोट लग गई है, हम उसको आराम से रोक सके, तत्काल काम कर सकें। ये हमारे किट में होनी चाहिए, जो मेडिकल की किट होती है, जो दवाई के डब्बे बॉक्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, पीड़ित यानी एक्सीडेंट, जिसको करंट लग चुका है, पीड़ित व्यक्ति को सांस ना आने पर, जिस व्यक्ति को करंट लग गया है उसको सांस नहीं आ रही है, विविध कृत्रिम क्रियाएं द्वारा सांस दी जाती है। जैसे मैं बताया था किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो उसको हमें बचाने के लिए बहुत सारे विधियां हैं, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह विधि, आर्टिफिशियल विधि। यानी पीड़ित व्यक्ति को सांस ना आने पर, यदि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो आप इन 4 प्रक्रियाओं में से, 4 कृत्रिम प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया देकर उसको जिया सकते हो, जीवित कर सकते हो, सांस देना चालू कर सकते हो। और मैंने बताया भी था कि सांस देने की प्रक्रिया क्या होती है, मैंने यहाँ पे दिखाया था कि इस तरह आप किसी व्यक्ति को बचा सकते हो। ये देखो, इसको सांस लेने में दिक्कत है, ये लड़की इसके मुंह पे सांस दे रही है, एयर दे रही है। इस व्यक्ति को दिखाया गया है प्रैक्टिकली कि इस व्यक्ति को कैसे सांस देना है, इस व्यक्ति को कैसे सांस देना है। ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को करंट लग गया है, अब उसको सांस लेने में कठिनाई जा रही है, तो हमें तुरंत उसके मुँह में अपनी मुँह रख कर हवा भरना है ताकि वो सांस लेना चालू कर दे, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, कृत्रिम श्वसन की सिल्वेस्टर विधि को उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़ जाते हैं। मैंने बताया था कि एक सिल्वेस्टर विधि होती है। सिल्वेस्टर विधि जब किसी व्यक्ति को सीने की ओर, सामने की ओर चोट लगती है तब उसको पीठ के बल लेटाया जाता है, और वो विधि अपनाते हैं जब सीने की ओर छाले पड़ गए, चोट लग गई है, तो हम लोग सिल्वेस्टर मेथड अपनाएंगे, उसको पीठ के बल लिटाएंगे, फिर उसको हम लोग प्रक्रिया चालू कर देंगे। तो यही बता रहे कृत्रिम श्वसन की सिल्वेस्टर विधि तो उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित को सीने की ओर छाले पड़े हों।
और सैफर सिल्वेस्टर विधि के बाद आता है सैफर विधि। सैफर विधि में व्यक्ति को मुंह के बल लेटाया जाता है और उसको कमर पीठ ऊपर होती पेट के बल लेटाया जाता है सैफर विधि में। तो ये ध्यान रखना कि सिल्वेस्टर विधि जो होती है तो व्यक्ति को कैसे लिटाते हैं, पट्ट या चिट्ट, और सैफर विधि में व्यक्ति को मुंह नीचे करते हैं, पीठ ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके हर सवाल का जवाब मैंने दे दिया है और ये हर सवाल आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पीपीईएस, वे साधन हैं जो विभिन्न रूपों में मानव शरीर की आवरण के रूप में रक्षा करते हैं। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं, तो अपने सारे जितने भी हम लोग जूता सूज एक ही हुए, शूज, कैप, ग्लव्स, चश्मा और एफ्रॉम, ड्रेस जो भी पहनते हैं तो विविध रूपों में मानव शरीर की आवरण के रूप में होते हैं। मानव शरीर के आवरण ढकने का काम होता है। इंटरव्यू के क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति विफलता की स्थिति में कार्यशाला का मेन स्विच तत्काल बंद कर देना चाहिए। यानी शॉर्ट सर्किट के टाइम पर शक्ति विफलता का मतलब होता है शक्ति विफलता की स्थिति में कार्यशाला का मेन स्विच तत्काल तुरंत बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछित या अनुपयोगी पदार्थों का अवशिष्ट कहते हैं। 35 क्वेश्चन है, अवशिष्ट सजीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पदार्थ उद्योग एवं कृषि कार्य आदि से व्यय होने वाले उत्पादन होते हैं। मतलब अवशिष्ट पदार्थ सजीव जो होते हैं उसमें हम लोग कहाँ पे कृषि में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, अवशिष्ट को सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ग्रामीणी अवशिष्ट एवं शहरी अवशिष्ट। अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं गांव के कुछ अलग होते हैं, शहर के कुछ अलग होते हैं, इसीलिए शहरी अवशिष्ट बनाया गया है, ग्रामीणी अवशिष्ट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेली अवशिष्ट जैसे लुब्रिकेंट ऑयल, कूलेंट ऑयल, कॉटन, वेस्ट, विभिन्न पदार्थों की धात्विक छीलन तथा वैद्युतिक अवशिष्ट जैसे उपयोग के पश्चात टूटे फूटे तार, पाइप आदि कार्यशाला के अवशिष्ट हैं। यदि देखा जाए अवशिष्ट हम लोग कचरा को कहते हैं, कचरा। अब आपकी जो कंपनी है तो कंपनियों में बहुत सारे कचरे निकलते हैं। अवशिष्ट को सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो ग्रामीण एवं शहरी। ग्रामीण में हमारे घास वगैरह निकलते हैं, गोबर पानी निकलते हैं, ये ग्रामीण है। शहरी अवशिष्ट कंपनी के अवशिष्ट ज़्यादा मिलते हैं, जैसे तेली अवशिष्ट जैसे लुब्रिकेंट ऑयल, कूलेंट ऑयल, कॉटन, विभिन्न पदार्थ की धात्विक छीलन। कंपनियों में जो मटेरियल बनाया जाता है उसके कुछ न कुछ वेस्ट निकलते हैं, हमारे काम के नहीं होते, वही कचरा होता है, वही अवशिष्ट होता है। उसी प्रकार केबल के छिलके, इंसुलेशन जो होते हैं, तार के टूटे फूटे, पाइप के टुकड़े, ये सारे अवशिष्ट हैं, शहरी अवशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो मैंने 35 से 36 38 क्वेश्चन बताया ना, 38 क्वेश्चन को नोट करा, दोबारा पढ़ना, फिर देखना कितने अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप लोग नए ज्वाइन किए हो, अभी फर्स्ट ईयर पे हो, तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। 2 बार 3 बार जब समझोगे ना पकड़ जाओगे। और ये 35-38 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अपन चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों अपन करेंगे, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, दुर्घटना के किन्हीं 3 मुख्य कारण का उल्लेख कीजिए। भाई ऐसा दिया था, दुर्घटना के 3 प्रमुख कारण बताइए, तो आप बता सकते हो कार्य के प्रति अजानता, मतलब हमें नॉलेज नहीं है काम का तो हमें काम नहीं करना चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कार्य करते समय सुरक्षा सावधानियों पर ध्यान न देना, यानी एक्सीडेंट कब हो सकते हैं। पहला है कार्य के प्रति अज्ञानता, कोई काम का यदि नॉलेज नहीं है हमें वो काम नहीं करना है। दूसरा है कार्य करते समय सुरक्षा सावधानियों पर ध्यान न देना, यानी जब हम काम करते हैं तो सुरक्षा सावधानी के यदि ध्यान नहीं देंगे तो दुर्घटना हो सकती है। तीसरा है कार्य में अरुचि, कार्य करने में यदि रुचि नहीं है, कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं है, तब पर भी आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। क्वेश्चन यही है कि दुर्घटना के किन्हीं 3 प्रमुख कारण, 3 प्रमुख कारण यही है, कोई काम का नॉलेज ना हो तब पर भी हमें दुर्घटना हो जाएगी, असावधानी के साथ काम करेंगे फिर भी दुर्घटना हो जाएगी, अरुचि के साथ काम करेंगे, रुचि नहीं है फिर भी दुर्घटना हो जाएगी। ये 3 कारण आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना में बेहोश व्यक्ति को पेय पदार्थ क्यों नहीं देना चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि किसी को एक करंट लग गया है, किसी व्यक्ति को करंट लगा है तो उसको हम पानी, चाय, कॉफ़ी क्यों नहीं देते।
आपको मालूम होना चाहिए कि दुर्घटना में बेहोश व्यक्ति को पेय पदार्थ इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि श्वसन नलिका में पेय पदार्थ जाने से दम घुटने का भय रहता है। श्वसन नलिका जहाँ से सांस लेते हैं आदमी ना, यदि वहाँ पे पेय पदार्थ पहुँच जाएगा ना तो मृत्यु हो सकती है, सांस रुक जा सकती है। इसीलिए हम लोग पानी, चाय, कॉफ़ी नहीं देते, क्योंकि दुर्घटना में बेहोश व्यक्ति को पेय पदार्थ इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि श्वसन नलिका में पेय पदार्थ जाने में दम घुटने का भय रहता है, दम घुटने में मृत्यु हो जाना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करना, पढ़ना, सारे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है, विद्युत आघात की तीव्रता मुख्यतः किन दो कारकों पर निर्भर करती है? विद्युत आघात की जो तीव्रता यानी स्पीड, यानी करंट मारने की जो स्पीड होती है ना, तो ये 3 प्रमुख कारक पर निर्भर करती है। 2, विद्युत आघात की तीव्रता मुख्यतः निम्न 2 कारकों पर निर्भर करती है। पहला है शरीर से पास होने वाली विद्युत धारा की मात्रा। ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर से कितने मात्रा में करंट फ्लो हो रहा है, कितनी मात्रा में करंट गुजर रहा है, ये पहला डिपेंड करेगा। दूसरा है स्पर्श समय। स्पर्श समय क्या है, यानी जब टच हुआ है करंट हमें तो क्या समय था, ये टाइम ज़्यादा लगा, टच किया रहे हम, या झटका मार दिया है, तो ये बता रहा है कि विद्युत आघात यानी विद्युत का जो झटका की तीव्रता है 2 कारण होता है। पहला शरीर से पास होने वाली विद्युत धारा की मात्रा, दूसरा स्पर्श समय यानी हमारा जो शरीर है कितने समय तक टच था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा का मान बहुत निचले स्तर पर हो तो विद्युत झटके का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर ये है कि विद्युत धारा का मान निचले स्तर पर होने से विद्युत आघात लगे व्यक्ति को विद्युत धारा के संपर्क के स्थान पर मामूली जलन होगी। बहुत कम यदि आपको करंट लगा है, छोटा सा झटका लगा है, तो जहाँ पे करंट लगा है ना थोड़ी थोड़ी जलन होगी, इतना आपको महसूस होगा। यही बोल रहा है कि विद्युत झटका का कम आभास हुआ है, कम लगा झटका, तो उस टाइम पे आपका जो मामूली जलन होगी जहां पर करंट थोड़ा सा लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ संयोजन के संबंध में क्या सुरक्षात्मक सावधानी अपनानी चाहिए? अर्थ संयोजन के संबंध में यानी अर्थ कनेक्शन के समय हमें कुछ सुरक्षा सावधानी अपनानी चाहिए। इसका उत्तर ये मिलेगा कि अर्थ संयोजन यानी अर्थ कनेक्शन करते समय संयोजन ढीला नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा अर्थ, जब हम अर्थ का कनेक्शन करते हैं ना तो उस टाइम पे कनेक्शन यानी संयोजन ढीला नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, तथा अर्थ एवं न्यूट्रल के मध्य विभवांतर शून्य होना चाहिए। अर्थ एवं जो न्यूट्रल हम लगाते हैं ना उस टाइम विभवांतर का मान शून्य होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान पे रखना है। 6वां नंबर प्रश्न है, विद्युत उपकरणों पर कार्य करते समय इन्हें भू संपर्कित रखना चाहिए, क्यों? संक्षेप में कारण दीजिए विस्तार से। विद्युत उपकरण जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, यदि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर पर हम कार्य करते समय इन्हें भू संपर्कित मतलब होता है अर्थिंग रखना चाहिए। अर्थिंग रखना चाहिए क्यों? ये इसका जवाब है। जवाब ये है कि विद्युत उपकरणों पर कार्य करते समय, इलेक्ट्रिकल का काम करते समय इन्हें भू संपर्कित रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर इसका इंसुलेशन क्षीण हो जाएगा। यदि हम भू संपर्कित नहीं करते तो उस टाइम पे स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट होने के समय उसका इंसुलेशन क्षीण हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिससे इनमें विद्युत धारा का क्षरण यानी लीकेज होने से कार्यरत व्यक्ति को विद्युत आघात लग सकता है। यदि हम अर्थिंग नहीं देते, किसी कारणवश इसका इंसुलेशन खराब हो गया है और बॉडी पर यदि करंट आ गया है, जब बॉडी पर करंट आएगा तो जो कारीगर, जो एम्प्लॉय, जो इलेक्ट्रिशियन उसमें काम कर रहा है उसको करंट लग जाएगा। इसीलिए जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, ताकि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी व्यक्ति उसमें काम करे उसको करंट ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, अनिवार्य चिन्हों की आकृति विशेषता क्या है? उत्तर इसका मिलेगा कि ये चिन्ह नीली पृष्ठभूमि, अनिवार्य मैंने बताया था कि उसका जो पृष्ठभूमि होती है गोल होती है, नीला कलर का होता है। सफ़ेद चिन्हों द्वारा वृत्त के आकार में बनाए जाते हैं। ये मैंने बताया था जब 4 उसके संकेत बताए थे, निषेधात्मक, अनिवार्य, सूचनात्मक और वार्निंग, तभी उसमें बता दिए थे कि अनिवार्य में क्या बोलते हैं कि ये चिन्ह नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्हों द्वारा वृत्त के आकार में बनाए जाते हैं।
ठीक, अभी 5 क्वेश्चन और हैं, 7-8 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा संकेतों में प्रयुक्त अनिवार्य संकेत की पृष्ठभूमि किस रंग की एवं किस आकार की होती है? सुरक्षा संकेत में प्रयुक्त अनिवार्य संकेत, अनिवार्य यानी आपको ये करना है तो उसकी जो पृष्ठभूमि किस कलर होती है, मैंने बताया भी था कि इसका आंसर ये होगा कि सुरक्षा संकेत में प्रयुक्त अनिवार्य संकेत, अनिवार्य यानी आपको करना ही है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है नीले रंग की होती है और जिस पर सफ़ेद रंग से अंकित होते हैं इनका आकार वृत्ताकार होता है, कुछ इस तरह। ये देख ही लो, ये इनका आकार वृत्ताकार होता है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है नीली होती है और इसमें सफ़ेद रंग से चिन्ह बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको अनिवार्य चिन्ह बोला गया है। जैसे आपको टोपी लगाना अनिवार्य है, चश्मा लगाना अनिवार्य है, मुंह में मास्क लगाना अनिवार्य है, ये सारे फॉलो करना आपको अनिवार्य है। इसीलिए पूछा है कि अनिवार्य चिन्ह में उसका जो पृष्ठभूमि होती है किस कलर होती है, उसका आकार किस कलर होता है, उसमें जो चित्र बनाए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं। तो इनका जो आकार होता है गोलाकार होता है, इनका कैसे आकार होता है, कुछ गोलाकार होता है, ठीक। ये देखो इनका आकार कुछ गोलाकार मिला आपको, इसकी जो पृष्ठभूमि आपको नीली दिख रही है मगर इसके जो सफ़ेद रंग से चित्र बनाए गए हैं, यही से क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग पीछे क्लास किए हो तो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक। 9वां नंबर क्वेश्चन है अग्नि को लगातार प्रज्वलित रखने के लिए मुख्य कारक नाम बताइए। आपको भी मालूम है कि आग को कंटिन्यू जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, अग्नि को लगातार प्रज्वलित रखने के लिए मुख्य कारक ऑक्सीजन, उष्मा तथा ईंधन है। यानी आग को कंटिन्यू जलते रहने के लिए पहला ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा थोड़ा बहुत टेम्परेचर होना चाहिए, तीसरा ईंधन होना चाहिए। हमारा दीपक कब तक जलता है? जब तक हमारे दीपक में ऑयल रहता है यानी तेल रहता है। दीपक कब बुझ जाता है? जब तेल खत्म होता है। उसके बाद यदि दीपक को हम कुछ ढक दें किसी डब्बे से, बाग से, यदि उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तब पर भी बंद हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन होना चाहिए, उष्मा होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए आग को कंटिन्यू जलने रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मेंस लाइन पर कार्य करते समय विद्युत कार द्वारा स्टील अथवा एल्युमिनियम की सीढ़ियों का प्रयोग वर्जित है, क्यों? इलेक्ट्रीशियन को लोहे की सीढ़ी या एल्युमिनियम की सीढ़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि स्टील अथवा एल्युमिनियम विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी जो स्टील होता है, लोहा होता है, जो एल्युमिनियम होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें से धारा बहने लगेगी, करंट बहने लगेगा, इसीलिए लोहे की और एल्युमिनियम की सीढ़ी का उपयोग इलेक्ट्रीशियन को नहीं करना चाहिए। अतः विद्युत मेंस लाइन पर कार्य करते समय इन सीढ़ियों के प्रयोग से विद्युत कार को विद्युत का झटका लग सकता है, इसीलिए इन सीढ़ियों का प्रयोग वर्जित है। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन को काम में लोहे की सीढ़ी, एल्युमिनियम की सीढ़ी, स्टील की सीढ़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत टच हुआ, कुछ हुआ तो आपको करंट मार देगा, इसलिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आघात लगे व्यक्ति की हृदय गति रुकने के 3 मिनट पश्चात तक हृदय गति पुनः चालू न करने पर क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति को करंट लग गया, बहुत बड़ा झटका लग गया है, 3 मिनट तक उसके हृदय गति नहीं दोबारा चालू हुई तो क्या करना होगा? इसका जो जवाब है तो विद्युत आघात लगे व्यक्ति के विद्युत आघात लगने के 3 मिनट पश्चात तक हृदय गति पुनः न चालू करने पर व्यक्ति के मस्तिष्क को अस्थायी रूप से हानि पहुंच सकती है, उसके माइंड खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आघात लगे व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन देने की विभिन्न विधियों के नाम बताइए। मैं बताया था कि विद्युत आघात लगे व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन देने की विधियां निम्न 4 हैं। कौन कौन सी सबको मालूम होना चाहिए? एक होती है सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह विधि और एक कृत्रिम श्वसन विधि। ये चारों विधि मैंने इसके पिछले क्लास में बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर अवशिष्ट से क्या आशय है? यानी अवशिष्ट मैंने अभी बताया ना, अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ को अवशिष्ट कहते हैं। जो हमारे काम की चीज नहीं होती, जो कचरा हो जाती है, उसको अवशिष्ट बोलते हैं। अवशिष्ट कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका प्रारंभिक उपयोग कर लेने के बाद यह खराब तथा अनुपयोगी हो जाती है। यानी ये जो कपड़ा बना होगा, इस कपड़े बनने के बाद जो छोटे मोटे टुकड़े निकले होंगे वो अवशिष्ट है, क्योंकि अब उसका उपयोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण अवशिष्ट का पुनः उपयोग किस प्रकार किया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। जो ग्रामीण अवशिष्ट का पुनः उपयोग कृषि से प्राप्त अवशिष्ट को जलाकर या संगठन द्वारा किया जा सकता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है
अवशिष्ट निस्तारण की दहन विधि क्या होती है? इसका उत्तर है कि दहन कूड़ा कचरा जलाने की प्रक्रिया जिससे कि अवशिष्ट अदहनशील रक्त धुआं ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अवशिष्ट का मतलब समझो भाई कचरा, ठीक। अवशिष्ट का मतलब होता है कचरा, कचरा का मतलब होता है कि हम उसको कूड़े कचरे में जला भी देते हैं। तो कुछ यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा दिया और 1 लाइन 1 करा दिया। अब आपके कॉपी में होना जरूरी है। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं बना रहे हो, बस उसको रामायण की तरह पिक्चर की तरह देख रहे हो, तो देखते रह जाओगे, कल के लिए फिर से भूल जाएगा। रिविजन करने के लिए आपके पास नोट्स नहीं रहेगी, फिर वीडियो ढूंढोगे फिर टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार टाइम वेस्ट करो, 2 बार मत करो। और इसके अलावा कुछ और डाउट है कमेंट करना। कल अपन चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट चल रहे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव 25-50 कर लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो थ्योरी पढ़े हो, थ्योरी के बाद 1 लाइन 1 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कोई भी कहीं से क्वेश्चन करे आपसे बनना चाहिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।